उत्तराखंड का बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला 2019 में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तमाम कार्रवाइयां हुई हैं। अपराधी जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो लोग व्यक्तिगत तौर पर भी इस घोटाले में शामिल थे, उन सब पर कार्रवाई हुई है। लेकिन यह सब कुछ हुआ है जिन लोगों की बदौलत। उनमें से एक हमारे साथ चंद्रशेखर करगेती हैं। चंद्रशेखर करगेती हाईकोर्ट के, नैनीताल हाईकोर्ट में वकील हैं और वह लगातार ऐसे सामाजिक मसलों को उठाते हैं। करगेती जी, एक चीज़ बताइएगा कि अब तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? लगभग 3 साल का समय बीतने वाला होगा। अजय जी, देखिए, ऐसा है, इस मामले में एक स्टेट की एजेंसी जितना कर पाती है उसने उतना किया है और अभी बहुत कुछ होना उसमें बाकी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक स्टेट की पुलिस जिस मामले में अपने को जांच के लिए आगे बढ़ाती है, तो उसके सामने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस उसके सामने ये होती है कि वो नीचे के अधिकारी जो छोटे लेवल के होते हैं या जो छोटे लोग होते हैं, उन पर तो मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जहां बड़े अधिकारी और पॉलिटिशियन या जो सत्ता में रहे लोगों पर हाथ डालने की जहां बात आती है, तो फिर उसके हाथ जो हैं वो सीमित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर सीमित है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई राज्य सेवा का ही अधिकारी अगर है किसी में, राज्य सेवा में जैसे अधिकारी में हम पीपीएस बोलें, प्रशासनिक अधिकारी जो हुए, या हम पीपीएस जो पुलिस सर्विस के लोग हैं, या आईएएस हैं, या कोई आईएफएस है या आईपीएस है, अगर उन पे एक इंस्पेक्टर जो अपॉइंट हुआ हुआ है जांच के लिए, या पीपीएस अपॉइंट हुआ हुआ है जिसको हम सीओ बोल सकते हैं या डीएसपी बोल सकते हैं, तो वो एक आईएएस पे हाथ नहीं डालेगा, वो एक मंत्री पर हाथ नहीं डालेगा, वो एक विधायक पर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं। और ये जो छात्रवृत्ति घोटाला हमारे राज्य में हुआ है, और ये आज से नहीं हुआ है, जब हमारे स्टेट की फाउंडेशन हुई थी तो हमें ये यूपी से विरासत में मिला, वो कल्चर वहाँ चलता रहा। तो छोटे लेवल का जो अधिकारी होता है वो कोई भी घोटाला तब तक नहीं कर पाता जब तक कि उसको ऊपर लेवल से संरक्षण ना हो, शासन स्तर से संरक्षण ना हो। क्योंकि जहां इस तरीके की योजनाएं होती है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार सम्मिलित रहती है, तो उनकी मॉनिटरिंग दोनों जगह से होती है, स्टेट से भी होती है, सेंटर से भी होती है। लेकिन जब आंकड़ों का खेल इस तरीके का होता है, स्टेट सेंटर को जब रिपोर्ट भेजता है तो वो यही नंबर्स में भेजता है या अमाउंट में भेजता है कि भाई हमने इतना डिस्बर्स कर दिया, लेकिन किसको डिस्बर्स किया वो आंकड़ा केंद्र में नहीं जाता। समाज कल्याण विभाग की 2 तरह की छात्रवृत्ति होती है। एक है दसम पूर्व छात्रवृत्ति, वो 10वीं क्लास से नीचे के लोगों की। एक है दसमोत्तर छात्रवृत्ति। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में ज़्यादातर जो है वो प्रोफेशनल कोर्स के लिए है। आफ्टर वो 12th भी होती है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी होती है, जैसे बीबीए, बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमबीए वगैरह, इस टाइप के जो हुए। तो इसमें ये था कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है 2010 से, भारत सरकार की गाइडलाइन ये थी कि जो भी फीस रिफंड होगा या स्कॉलरशिप दी जाएगी वो बच्चे के खाते में डायरेक्ट दी जाएगी, बैंक अकाउंट में, नेफ्ट के थ्रू या जो भी सिस्टम है उसके थ्रू। ये जो पूरा छात्रवृत्ति घोटाला है 2019, उसमें असल में क्या हुआ था और कितना बड़ा घोटाला है ये? असल में इसकी शुरुआत जो है अजय जी, इसकी शुरुआत हो चुकी थी हमारे यहाँ पे। अगर बड़े लेवल पे हम देखें, एक पहला कदम या बीच का कदम हम 2004-5 से शुरू करते हैं। एक्चुअल में उस समय यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतने नहीं थे। प्राइमरी स्कूल्स या मिडिल स्कूल जो थे, जिसको हम दसम पूर्व छात्रवृत्ति बोलते हैं, 10वीं कक्षा के नीचे के, तो उनमें ये व्यापक स्तर पर था। और वो स्पेशली उधम सिंह नगर जिला, हरिद्वार जिला और देहरादून जिला था। क्योंकि प्राइवेट स्कूल या इंस्टीट्यूट जो थे इन 3 ही जिलों में रहे, हमारे पहाड़ी जिलों में ये इंस्टीट्यूट नहीं रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हमारा स्टेट बना, नारायण दत्त तिवारी इसके पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई, तो वहाँ से आपने देखा होगा कि राज्य में प्राइवेट इंस्टीट्यूट की एक बाढ़ सी आ गई। तो नेचुरल है, जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बाढ़ आई तो उनमें एडमिशन लेने वाले भी लोग बढ़े। एडमिशन लेने वाले लोग बढ़े तो इतना नहीं बढ़े कि उनका एक्सपेंडिचर या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने जो बनाया था, जो अपना ढांचा खड़ा किया था, उसकी वो रिकवरी केवल फीस से कर लाए। तो यहाँ पे एक SC ST का जो स्कॉलरशिप था, फीस की जो कोर्स की फीस थी वो ज़्यादा थी। तो वहाँ पे भारत सरकार की ये योजना है कि कोई भी SC ST का छात्र होगा उसकी फ़ीस तो हम देंगे ही देंगे, उसका 100% रिएम्बर्स करेंगे। उसके अलावा एक स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। तो दोनों तरह की है। तो उनमें कोर्सेज में जो फीस थी 1 साल की शुरुआती, अगर हम माने छोटा सा छोटा जो अमाउंट फीस का होता था, वो 25 से 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, 1.5 लाख रुपए तक का जाता था।
और जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअल में सालाना 5600 या 5700 रुपये की होती थी। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप तो डिस्बर्स होती थी। SC ST के छात्रों के लिए ये प्रावधान भी था कि उनका जो फीस था प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो उनको फीस माफ है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो नहीं लेगी, तो वहाँ पे तो उनका 100% जीरो फीस होता था, जो ट्यूशन फीस वगैरह होती थी। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चूंकि वो चार्ज करते थे तो वो पैसा भी उनको सरकार देती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि उन बच्चों का एडमिशन दिखा करके वहाँ से फीस रेम्बर्स ले लिया करते थे। तो प्रोसीजर तो ये है। तो उत्तराखंड में क्या हुआ कि 2014 से पहले यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से सीधे इंस्टीट्यूट के खातों में पैसा डाल दिया गया। और वहाँ पे क्या था कि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, वो दलालों के मार्फत सीधे उनसे फॉर्म भरवाए गए। फॉर्म के साथ ही बैंक अकाउंट भी साइन करवा लिया। बैंक अकाउंट में एड्रेस दिया गया इंस्टीट्यूट का, और बैंक भी वही थे जिनमें इंस्टीट्यूट के खाते थे। अच्छा। तो ये सारा सब कुछ उसमें हुआ। तो वो पासबुक भी उनकी इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर आई, चेकबुक भी इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर आई, ATM भी वहीं आए और पिन भी वहीं आए। तो जैसे ही इन्होंने पैसा उसके खाते में डाला, वो गए और निकाल करके ले आए। तो जब ये सारी चीजें, जो छात्रों का जो पैसा है वह सरकार से उनके खाते में आता था या स्कूल पर जहां भी आता था, तो वो छात्रों को देने के बजाय ये खुद रख लेते थे। तो इसकी सुगबुगाहट कहाँ हुई? मतलब कब पहली बार आपके सामने वह व्यक्ति आया? क्योंकि माना जाता है 3 हीरो, इनमें से एक आपका नाम लिया जाता है, दूसरा वो पुलिस के अधिकारी हैं, और तीसरे क्या वो सज्जन हैं जिन्होंने इस मामले में आपके पास आए? बेसिकली अजय जी, इसकी शुरुआत जो है, हमारे एक पत्रकार हैं और एक्टिविस्ट भी, हमारे राज्य आंदोलनकारी भी हैं, और मैं इस मामले में अपना मॉडरेटर उनको मानता हूं कि उन्होंने मेरे को एक दिशा दी कि इस मामले में भी काम किया जाना चाहिए। तो 2004-05 की बात है। मैं अखबारों का नियमित पाठक रहा हूं। मैं करीब राज्य के हर अखबारों को पढ़ता हूं। चूँकि मैं मूवमेंट से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा रहा, लेकिन मेरा मॉरल सपोर्ट या उन लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना रहा। तो 2004-05 में उन्होंने हरिद्वार से ये स्टोरी की थी दैनिक जागरण के लिए, और काफ़ी बड़ा रहा। उन्होंने ये लिखा कि भी झोंपड़ी जो छात्रवृत्ति महलों में पहुंची, बच्चों को नहीं मिली, और फर्जी स्कूल इस टाइप के थे। तो वहाँ से मैं पढ़ता रहा। उस समय मैं एडवोकेट पत्रकार, योगेश भट्ट जी नाम है उनका, आप शायद परिचित भी होंगे उनसे। अच्छे माने हुए लीडिंग हमारे रिपोर्टर्स में से, जर्नलिस्ट में से माने जाते हैं। तो उन्होंने एक सीरीज पूरी इस पर की थी। तो उस दौरान में मैं ICICI बैंक में काम किया करता था। तो जब मैंने पढ़ा इन चीज़ों को, तो दिमाग में तो वो चीज़ें थी कि भाई हमारे स्टेट में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है। तो जब मैं एडवोकेसी में आया 2010 में, तो तमाम छिटपुट इस तरीके की घटनाएं अखबार में कभी कभार छपती रहती थी। 2010 में आया तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ पे NRM घोटाला हुआ, दवाइयों का, अजय भट्ट जी, NHRM घोटाला हुआ, अजय भट्ट जी उस समय थे, फिर सड़कों का घोटाला हुआ। तो इस तरीके से जब मैं एडवोकेसी में आया तो मेरा एम यही था एडवोकेसी में कि जो हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, मुझे उनके लिए भी काम करना है। क्योंकि मैं एक्टिविस्ट लोगों से जुड़ा हुआ था, तो एडवोकेसी में आने के बाद में मेरे पास में SC ST से रिलेटेड मामले आते रहे। उसमें से जो रामनगर का मामला आपको पता होगा, जो बुक्सा थारुओं का था, गाँव का, थारी गाँव का, तो वहाँ पर जो वो संज्ञान में आया कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने फिर इस दिशा में काम करना चालू किया। तो 2011 से लगभग मैं इसके लिए RTI वगैरह लगाता रहा, उन्हीं समाचारों को बेस बनाते हुए। 2013 तक आ करके मुझे ये आभास हो चुका था कि एक्चुअल में जो हमारे बच्चे हैं जिनके नाम पे ये स्कॉलरशिप ली जा रही है, तो चूंकि मेरे पास में ICICI बैंक की टीम थी अपनी, जब मैं वहाँ काम करता था, तो मेरे कलेक्शन के लड़के थे, तो मैंने कुछ डेटा उठाया। उस डेटा को मैंने वेरीफाई करवाया उनसे कि भी एक इंडिविजुअल जा करके उन लड़कों से जो मेरे पास में ICICI बैंक की कलेक्शन की टीम में हुआ करते थे, उन्हीं लड़कों को मैंने दिया। तो कहते थे उनको कहीं ना कहीं मैं कंपनियों में नौकरी में सेटल कर चुका था, तो भैया ये गुरु दक्षिणा मेरे को चाहिए, 50 बच्चों की लिस्ट है और मुझे वेरीफाई करके दो ये इस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं या नहीं पढ़े। तो इंटरनल काम वहाँ से मैंने चालू किया। जब उनसे रिपोर्ट मेरे पास आई, उन्होंने कहा भाई साहब ये लोग तो कभी पढ़ते नहीं, कोई सिडकुल में काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, ये तो कभी स्कूल गया ही नहीं, इसमें केवल इसके भरे गए और दलालों के थ्रू भरवाया गया। तो वहाँ से फिर मैंने डीपली इस पर काम करना चालू किया। तो जो मेरे पास में रिपोर्ट आई, मैंने करीब पूरे स्टेट के वेरीफाई करवाए। तो पूरे स्टेट में हमारे पहाड़ी जिलों में मेरे को ऐसा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ही नहीं, सरकारी में इतना नहीं हुआ। जब मैंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के ये डाटा वेरीफाई करवाए, केवल रैंडम बेस पे सैम्पलिंग थी, तो सैम्पलिंग में ये चीज़ निकल करके आ गई थी कि भी हाँ ऐसा हुआ है। तो उस समय में यहाँ पे मेवाड़ का जो एक छात्र, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, तो पहला घोटाला वो विजिलेंस खोल चुका था। उस समय भी हम लोग काम कर रहे थे कि भी ये चीज़ है। लेकिन उसी दौरान में
मेरे पास में कुछ बाहर के जो इंस्टीट्यूट थे, राज्य के बाहर के, उनका डेटा मेरे पास में आ चुका था, वो मैंने विजिलेंस को दिया। तो वहाँ से वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आया। तो बीच में जब ये सारी चीज़ें हुई और रेगुलर जो मेरे पास में डाटा आता था, मैं स्पेशली 2 अखबार मेरे थे जिनसे मैं शेयर करता था, अमर उजाला और दैनिक जागरण, उनको भेजता था, कहता था भैया ये डाटा मेरे पास में आया है और आप इसको एक बार विभाग से चेक कर लीजिए, विभाग से भी इस पर फीडबैक ले लीजिए। तो अखबारों में वो चीज़ें छपनी चालू हुई, अखबारों में छपनी चालू हुई तो विभाग में भी हड़कंप मचा। दूसरा मैकेनिज्म ये रहा कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट के खाते में नहीं दिया गया, बच्चों के खाते में सीधे 2014 के बाद में डाला गया, तो वहाँ पे जो बच्चे तो थे ही नहीं। बच्चों की केवल दलालों के मार्फत से वो फॉर्म भरवाए गए थे और फॉर्म भरवा करके उसमें सीधे से उनसे बैंक के उस पर भी पेपर पे साइन करवा ली गई, खाता वहीं खोला गया। जैसे ही वो अकाउंट ओपन हुआ, ATM, पासबुक वगैरह, चेकबुक वगैरह सब उन्हीं इंस्टीट्यूट के उस पर गई। अब ये पता कैसे लगता था कि भी पैसा आ गया खाते में? तो जो बच्चों के उसमें जो फॉर्म में मोबाइल नंबर लिखा जाता था, वो एक एक नंबर कम से कम 50-50, 100-100 बच्चों के एप्लीकेशन में एक ही नंबर होता था। मतलब जिस दलाल ने जितने एडमिशन कराया उतने नंबर उसमें लिख दिए उसने, या इंस्टीट्यूट के पास में डायरेक्ट कोई अपने लोग थे उनके, तो उसमें उनके मोबाइल नंबर लिख दिए। तो मतलब जैसे अगर 150 का बैच है या 100 का बैच है तो उसमें 2 या 3 मोबाइल नंबर यूज किए गए। जैसे ही पैसा उसमें खाते में आया, ATM उनके पास थे या चेकबुक उनके पास थी या मैंडेट उनके पास थे, उन्होंने सीधे से वो खाता वापस अपने इंस्टीट्यूट के पैसे अकाउंट में ले लिया, बच्चों के अकाउंट से, और उधर से दिखा दिया विड्रॉ हो गया है कि साहब बच्चों को दे दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपनी पूर्ति कर ली कि साहब मैंने तो बच्चों के खातों में दे दिया। मतलब आपने कुल्ले दे के जो मीडिया की भूमिका होती है उस भूमिका का काफ़ी यूज़ किया। एक बात बताइए कि आप एक बात बोल रहे थे कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट थे उनमें कम घोटाले हुए या उतने नहीं हुए कि उनको देखा जाए, रेखांकित किया जाए, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हुए। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट किन लोगों के थे, कुछ पता चला? प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ तक हैं अजय जी, हमारे यहाँ पे भाई ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो हमारे संविधान में मूलभूत हमारे अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का, चिकित्सा का अधिकार, उत्तराखंड में ये दोनों इंस्टीट्यूट करीब करीब जो सरकारी इंस्टीट्यूट है वो कोलैप्स कर चुके हैं। वो कोलैप्स करने की वजह यही है कि सरकारों ने उनको कमज़ोर किया है और निजी क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट खुले हैं वो या तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं जिनके कोई रिश्तेदार राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, या खुद उन नेताओं के ही भाई, भतीजे, वाई, बेटा, इस तरीके के जो लोग हैं, ये उन लोगों के इंस्टीट्यूट है जो उनमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के लोग शामिल हैं। चलताऊ भाषा में कहूँ तो वो सेट कर देते हैं इन इंस्टीट्यूट में, मतलब अपने लोगों को सेट कर देते हैं। एक्चुअल में इसमें वेरिफिकेशन भी होना था, जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उसका वेरिफिकेशन भी होना था। तो वेरिफिकेशन में भी सारी टीम मिली हुई थी, वो करते समाज कल्याण विभाग वाले ही थे। जब ऊपर से आदेश था कि भैया इस संस्था को दे दो, तो जहां से कमीशन की प्राप्ति हुई उस संस्था को दे दिया। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा समझें कि अगर ये स्थिति है कि नेताओं के रिश्तेदार, नातेदार, ये लोग मालिकान हैं और वही लोग भ्रष्ट भी हैं, तो ऐसे में कार्रवाई, जब आप कह रहे थे अभी जब हम बातचीत शुरू कर रहे थे कि मतलब वो छोटी मछली तक तो हाथ सबका गया है लेकिन बड़ी मछलियाँ बाकी हैं। जी अजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें कुछ गिरफ्तारियां नेताओं की उनकी हुई है, कुछ नेताओं की, जैसे हमारे कैंट के विधायक हैं हरबंस कपूर साहब, उनके बेटे का इंस्टीट्यूट है, तो वो भी RSS लेने पहुंचे, तो उनको जितना अमाउंट डिस्बर्स हुआ था वो कंडीशनल उनको स्टे दिया गया गिरफ्तारी का कि आपके पास में जितना पैसा डिस्बर्स हुआ आप सारा पैसा जमा कराइए। तो वो जमा करा करके उन्होंने जान बचाई। तो ऐसे ही थे, कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन के ब्रदर थे, उनकी एक इंस्टीट्यूट में टेकवर्ड करके एक इंस्टीट्यूट था, उसमें उनकी भागीदारी थी, वो अकेले का नहीं था, उसमें भागीदारी थी। तो नेताओं ने यहाँ करीब करीब ऐसा किया, मुखौटे कुछ और रखे हैं, इंटरनल सारा सब कुछ वो है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे नेताओं की संपत्तियाँ जिस तरीके से बढ़ी है राज्य निर्माण के बाद से आज तक 2021 आया है, जिन लोगों को हमने स्कूटर में फटे टूटे फूटे स्कूटर में घूमते हुए देखा, टल्ले पहने हुए, पैंट पहने हुए देखा, वो लोग आज अरबपति हैं और मंत्री संतरी भी वही है, विधायक भी वही हैं। तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? या तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से आ रहा है, या होटल इंडस्ट्री से आ रहा है, या शराब के उससे आ रहा है, या खनन के उससे आ रहा है, या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आ रहा है। बैंकों में भी कुछ पे कार्रवाई हुई है। अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जांच अधिकारी उनको लेता है नहीं लेता है, लेकिन लूपहोल्स जांचों में बहुत रहे हैं, जो मेरा कहना है।
और उन्हीं चीज़ों को लेकर के अब जो हमारा सेकंड फेज हम कह रहे हैं कि हम दोबारा से इस पे अब काम कर रहे हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि जांच एजेंसी ने क्या कमी छोड़ी, किन लोगों को उनको पकड़ना था और किन को नहीं पकड़ा गया। तो जो जैसे मैंने बताया कि एक आईएएस को मैंने पकड़ा है, वो इस तरीके का आदेश दे रहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश दिए गए हैं। मतलब खनन और एजुकेशन इस राज्य में एक जैसी हालत में पहुंच गए हैं। एक आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, इस मामले के वकील भी हैं। अगर हम सीधे तौर पर पूछें तो अब आप किन कार्रवाइयों की उम्मीद करते हैं जिससे कम से कम उन गरीब बच्चों की हकमारी के लोग जो जिम्मेदार हैं उनको एक सबक मिले? बेसिकली जितना इंस्टीट्यूट वगैरह को इनको चिन्हित करने का काम था वो अपना एसआईटी काम कर रही है। मैं जहाँ तक मुतमईन हूँ, देहरादून और हरिद्वार की जो एसआईटी जाँच है वो बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन उधम सिंह नगर की जो एसआईटी है, मैंने कुछ पेपर देखे, मैंने कुछ हाईकोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन को सुना है जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने गिरफ्तारी के बाद लगी है या अरेस्ट के लिए लग रही है। तो मैं करीब करीब ये हूँ कि जो उधम सिंह नगर की एसआईटी है वो एक मैकेनिज्म वे में काम कर रही है कि हाँ इसका नाम है, अच्छा ये है, उठा के धर दो, चाहे वो उसके पास में एविडेंस कुछ नहीं हो। तो डॉक्यूमेंटेशन जो उनके केसेस में है वो डॉक्यूमेंटेशन उधम सिंह नगर की एसआईटी प्रॉपर नहीं कर रही है। देहरादून और हरिद्वार के बारे में मैं मुतमईन हूँ कि वहाँ पे एसआईटी ने जांच किया है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन थी। उसने जहाँ तक छोटे लोगों को पकड़ना था वहाँ तक पकड़ा, लेकिन जहाँ बिग गुन्स का नाम आया, आईएएस का या मंत्री का कहीं नाम आया या किसी पॉलिटिशियन का नाम आया तो उसके भी कदम ठिठक गए हैं। और वो चीज़ मैं कैप्चर कर चुका हूँ। मैंने मेरे फेसबुक के आज से 4-5 दिन पहले के स्टेटस में भी डाला है, मैंने पोस्ट लिखी है कि मेरा काम अब दोबारा से फिर चालू करने का हो गया है। इस मामले में मैं कोर्ट में नहीं गया हूं क्योंकि मेरा काम जुटाना और पब्लिक को अवेयर करना था। कोर्ट में जाने का काम हमारे राज्य आंदोलनकारी एक दूसरे साथी हैं रविंद्र जुगरान जी, उन्होंने किया। उनके एडवोकेट मिस्टर एमसी पंत हैं, वो भी हमारे एक्टिविस्ट रहे हुए हैं। ठीक है, अच्छे से वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, उनका अपना एक डॉक्यूमेंटेशन है और जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो वो अखबारी है, डॉक्यूमेंट वाला इतना मजबूत पोर्शन नहीं है। तो शायद इस वजह से वो उतना कोर्ट में भी आज के दिन में नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना कर सकते थे उन्होंने किया है। अब ये फिर शुरू होता है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनमें से मैं एक को आइडेंटिफाई कर चुका हूं, एक आईएएस है, उनको मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट को उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बंटवाई है, जो स्कॉलरशिप ऑनलाइन मोड में जानी थी। मतलब ट्रेजरी में पैसा है, एक पर्टिकुलर ईयर का है, उस पर्टिकुलर ईयर में जाना था। उन्होंने वो गाइडलाइंस को, जो सेंटर की गाइडलाइंस थी, उनको स्टेट के जो जीओ थे उनको ताक पर रख के बैक डेट में हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके समय में अपने से एक आदेश जारी किया सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को, जबकि वो जारी नहीं कर सकते थे, कि ये फला फला इंस्टीट्यूट है, इस फला फला इंस्टीट्यूट को जो आपके इनके आवेदन निरस्त किए गए हैं वो आप स्कॉलरशिप जारी कर दीजिए। वो स्कॉलरशिप है 14-15 की, 15-16 की, 16-17 की, और वो स्कॉलरशिप है 5.5 करोड़ की, और वो रिटर्न में है। और वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इसको दे दीजिए, और साथ में ये भी लिखते हैं कि इसको नज़ीर ना बनाया जाए। जब आप बता रहे थे कि इतना बड़ा घोटाला है 500 करोड़ का, तो जिन छात्रों का घोटाला हुआ उन्होंने कभी कोई प्रदर्शन किया क्या? कभी कुछ नहीं, केवल मात्र जिनको नहीं मिल रहा था, जिनकी वजह से रोक लग गई कि भी जो वैलिड छात्र हैं कि भी स्कॉलरशिप डिस्बर्स की जानी चाहिए करके, और वो जांच की वजह से नहीं हो रही थी, तो जो लोग उनके आसपास के लोग थे उन्होंने ही छात्र प्रदर्शन हुए कि साहब हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। लेकिन जिनके नाम से फर्जी तौर पर लिया गया उनमें से कहीं प्रतिरोध की कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया कि भी मेरे नाम से इस तरीके से फर्जी स्कॉलरशिप ली गई। तो इस तरीके के आदेश जब शासन स्तर से हुए तो ये तो एक डॉक्यूमेंट पकड़ में आ गया। तो मेरी जब अलग अलग लोगों से बातचीत हुई, कुछ विभाग के लोग भी हैं जो मुझे बताते हैं, जो वाकई में ऑनेस्ट रह करके काम करना चाहते थे। पूरा समय लगभग 3 साल का गुजरा, इसमें तमाम मंत्री आए होंगे जो कि स्कॉलरशिप देखते होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, उनकी कोई दिलचस्पी इस मामले में कभी दिखाई दी? नहीं, नेताओं के हमारी ये दुर्भाग्य का विषय है कि जब मंत्री पूछ रहा, मंत्री की किसी की नहीं रही, मंत्री की तो इवन बचाने की रही है। मेरे पास में नोटशीट्स हैं 2013 से लेकर के, नहीं 2010 के बाद में बिशन सिंह चुफाल जी के बाद में जो भी मंत्री बने, बिशन सिंह चुफाल जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं रहा। जब वो समाज कल्याण मंत्री रहे उन्होंने तो थोड़ा सा ठीक ठाक अपने विभाग को रखा, लेकिन उनके बाद में या उनसे पहले मातवर सिंह कंडारी रहे तो उस समय भी बहुत गड़बड़ें हुई विभागीय तौर पर, वो भी आइडेंटिफाई हैं मेरे पास में। लेकिन बिशन सिंह चुफाल जी के बाद में जो मंत्री बने, चाहे वो सुरेंद्र राकेश हों, वो गुजर चुके हैं, चाहे उसके बाद में हरीश रावत रहे हों, समाज कल्याण मंत्री का प्रभार था, चाहे सुरेंद्र सिंह नेगी रहे हों,
और चाहे हमारे यशपाल आर्य रहे हो, किसी भी मंत्री ने ऐसी दरियादिली नहीं दिखाई, अपनी से इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि एसआईटी जांच की नौबत ही न आए, अपने से उनको दंडित कर दे, ऐसा काम नहीं किया। बल्कि उन्होंने उन लोगों को बचाव तो किया, वो इनडायरेक्टली था, लेकिन उन लोगों को ऐसी पोस्टों पे बिठाया जहां से वो सारे सब कुछ कंट्रोल को, सारे सब कुछ मैकेनिज्म को अपने हाथ में रख सकते थे। और वो सब चीज़ें फाइलों में दर्ज हैं, उनकी नोटिंग है कि इस आदमी को वहां बिठा दिया जाए, इसको यहां बिठा दिया जाए। और जब जांच का बारी आई, जब इंटरनल जांच शासन स्तर से षणमुगम साहब ने, इसमें जो अपर सचिव थे उस समय आईएएस, उन्होंने की और उन्होंने स्टेट को रिकमेंड किया कि ये बहुत बड़े लेवल का घोटाला है और इसकी जांच जो है वो उच्च स्तर से करवानी चाहिए या विजिलेंस से करवानी चाहिए। तो हमारे मंत्री जी उसमें लिख रहे थे कि इसकी जांच जो है वो डायरेक्टर जनजाति कल्याण और जीबी ओली को दे दी जाए। मेरे द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें एक जिला समाज कल्याण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी था, उसके भाई ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बना करके, जबकि वो लाखों करोड़ों में खेलने वाला आदमी, उसने 3500 रुपये मंथली इनकम का प्रमाण पत्र बना करके स्कॉलरशिप ले ली। तो उसके भतीजा और खुद को नेम्ड किया गया था, लेकिन वो भतीजे को जांच में निकाला गया है, भाई उसका उसमें प्रोसिक्यूट हुआ है, उसके खिलाफ चार्जशीट आई है और विभाग का बड़ा अधिकारी है और चर्चित अधिकारी है वो। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें होनी है, तो इन चीज़ों पर मुझे अभी आगे बढ़ना है और आने वाले दिनों में आप निश्चित मानिए कि आपको बड़े बड़े नामों का खुलासा जरूर मिलेगा। देश में राजनीति में दलित राजनीतिज्ञ भी हैं और यह मसला SC/ST छात्रों का था। आपके राज्य में भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनकी क्या आप लोगों की मदद रही इस घोटाले में? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है अजय जी कि मेरे को इस मामले में किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी दलित संगठन का जो कहते हैं कि हम दलित हितों के हितैषी हैं, हम अनुसूचित जनजाति का अनुसांगिक संगठन है या हम उनके हितों के लिए काम करते हैं, या किसी NGO का सिंगल किसी आदमी का फ़ोन नहीं आया कि आप हमारे हितों को संरक्षित रखने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमसे जो मदद चाहिए हम करते हैं, किसी का भी नहीं। तो मेरे को यही है, जब मैंने कहा कि जब ये 2010 से मैकेनिज्म वाइज पूरा एक संगठित गिरोह की तरह इसमें काम हो रहा था, तो उसमें कांग्रेस के लीडर भी शामिल थे, बीजेपी के लीडर भी शामिल थे। कांग्रेस की सरकार रही तो वो बीजेपी वालों को बचाते रहे और बीजेपी की सरकार रही तो वो कांग्रेस को उसको बचाते रहे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े विस्तार से जानकारी दी कि कोई नेता, कोई संगठन, कोई दलितवादी, कोई बहुजन समाज का हितैषी या किसी भी कांग्रेस बीजेपी के नेता ने कोई इसके लिए पहल नहीं की कि चलिए हम आपके साथ खड़े होते हैं। इस घोटाले में जिन गरीबों का हकमारी हुई है, जरा कल्पना करिए कि किनके पैसे थे, कौन दलित हैं जिनको घर ढंग का खाने का ठिकाना नहीं है, जो ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, स्कूल नहीं भेज सकते, दवा इलाज नहीं करा सकते, जिनके घरों के बच्चे मैक्सिमम कुपोषित हैं, उनके पैसे इन लोगों ने खा गए। ये लोग खा गए और खाया कौन? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में ये कहा गया इस देश में कि जब सरकारें बदलेंगी और जब निजीकरण होगा तो सबसे ज़्यादा ईमानदारी आएगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। लेकिन यह उदाहरण बताते हैं कि सच क्या है। ऐसे में सवाल यह है कि इस घोटाले की बड़ी मछलियों की अभी तक तलाश है। क्या वह मछलियां पकड़ी जाएंगी जब मंत्री और पार्टियां इस पूरे घोटाले की जांच में सकारात्मक भूमिका में नहीं है? धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।